हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। हमें इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने का मतलब होता है इसमें वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। अब देखिए इनको रिप्रेजेंटेशन, देखिए क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले पॉलिनोमियल को कुछ मान लीजिए। मैंने पॉलिनोमियल को मान लिया px इक्वल टू 5x माइनस 3। px क्यों? क्योंकि p से पॉलिनोमियल और x इसलिए क्योंकि उसमें वेरिएबल x है। आप qx भी मान सकते हैं, है ना, लेकिन अंदर x ही लिखें क्योंकि वेरिएबल x है। अगर वेरिएबल y होता तो मैं py मानता। ठीक है, चलिए ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। अब मुझे वैल्यू किस पे पॉइंट करनी है? एट x इक्वल टू 0। तो एट x इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू 0 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों साइड। LHS में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा p0। RHS में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p इंटू 0 माइनस 3 और आंसर आ गया -3। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कभी भी आपको वेरिएबल की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करना हो तो जो पॉलिनोमियल का जो आंसर होता है वो कांस्टेंट टर्म होती है हमेशा। देखिए कांस्टेंट टर्म -3 है, इसलिए डायरेक्ट आंसर भी आप -3 बोल सकते थे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमें क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है? -1। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा p-1, है ना, क्योंकि px में लिख चुका हूँ, ये रहा। तो p-1। अब x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट करना है तो x हटेगा, उसकी जगह -1 आ जाएगा, -3। ये हो गया -5 -3, सॉल्व किया तो -8। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें हमें x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप लिखेंगे p2। p2 का मतलब है कि वेरिएबल की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करिए। 5 इंटू 2 -3 हो गया 10 -3, जिसका आंसर आया 7। यहाँ पे इसका मतलब जरूर समझिए, है ना। इसका मतलब क्या होता है p2 का मतलब? इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px जिसे हमने कंसीडर करा था एट x इक्वल टू 2। इस इतनी बड़ी इंग्लिश की लाइन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है p2, और इसी पे हमें कमांड करना है क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है मैथमेटिक्स का। तो हमेशा पॉलिनोमियल को px कंसीडर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पॉलिनोमियल दी हुई है, उसकी वैल्यू फाइंड करना है एट एक्स एस इक्वल टू 0, एट एस इक्वल टू -3 और एट एस इक्वल टू 4। मैंने भी आपको बताया था सबसे पहले पॉलिनोमियल को क्या कंसीडर कर लीजिए आप? पी एस। एस क्यों? क्योंकि वेरिएबल एस है। इक्वल टू 7s² माइनस का 4s प्लस 6। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। p0, मुझे s की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 0। मैं डायरेक्ट लिखूंगा एट s इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे p0। और अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्या, कभी भी वेरिएबल की जगह अगर s सब्स्टिट्यूट करना हो तो पॉलिनोमियल में जो आंसर आता है वो कांस्टेंट टर्म आती है। तो इस पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म है 6, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे 6, है ना। मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी सब टर्म का आंसर 0 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। p अब मुझे सब्स्टिट्यूट करना है एट s इक्वल टू -3। तो ये हो गया p-3। ठीक है, चलिए सब्स्टिट्यूट करिए। 7 s की जगह -3 रखूंगा तो -3 का स्क्वायर, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, है ना, यही है हमारी पॉलिनोमियल। ठीक है, माइनस का 4, s की जगह -3 प्लस का 6, -3 का स्क्वायर होगा 9। ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 4 इंटू 3 12 हो गया, प्लस का 6, ये हो गया 54 और 12 प्लस 6 हो गया 18। और जब मैं इनको ऐड करूंगा तो 54 प्लस 18 62, 72 मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन का। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें वैल्यू निकालना है S4 पे, तो उसे क्या बोलेंगे? P4, क्योंकि PS है हमारा पॉलिनोमियल। अब इसमें S की जगह 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 4 प्लस का 6, है ना। हाँ, चलिए सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, तो 7 इंटू 16 माइनस 4 इंटू 4 16 प्लस का 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो आप करेंगे 16 7 जो होता है 16 पंजे सोच सकते हैं 112 112, और ये माइनस का 16 प्लस का 6 हो गया माइनस का 10। तो ओवरऑल आंसर आ गया आपका 92। 92 नहीं 102, है ना, 102 सही आंसर है। गुड, ये हो गया थर्ड, मतलब आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है अब हमारी वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम को हम काफ़ी अच्छे से ध्यान से करें, है ना। वर्ड प्रॉब्लम ना अलग अलग टाइप की बनती है। जैसे ये जो वर्ड प्रॉब्लम है वो एज बेसिस है, और एज बेसिस वाले वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ सालील मदर इज 3 टाइम्स एज सालिस प्रेजेंट एज। जो सालील है उसकी जो प्रेजेंट एज है उसका 3 गुना, मतलब 3 टाइम्स उसकी मदर की एज है। आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल बी एड अप टू 70 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद अगर हम उन दोनों की एज का सम करेंगे तो जो सम आएगा वो 70 ईयर्स आएगा। फाइंड द प्रेजेंट एज।
इन टाइप के क्वेश्चनों को जब भी एज वाले क्वेश्चन आए आपके पास वर्ड प्रॉब्लम में, तो एक तरीका देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, और अब आप देखिए किस किस की एज के बारे में बात चल रही है, तो आप लिखेंगे सालिल्स एज। अब आपने प्रेजेंट एज लिख दिया तो आपको दोबारा प्रेजेंट एज लिखने की जरूरत नहीं है। सालिल्स एज मान लीजिए आप एक्स ईयर, नहीं मालूम है हमें, ठीक है, तो जो सालील मदर एज हो जाएगी, मदर एज वो हो जाएगी, उन्होंने बोला जो सालील की मदर एज है वो 3 टाइम्स है सालील के, 3 टाइम्स मतलब 3 का मल्टीप्लाई है ना, 3 टाइम्स, 3 गुना है ना, तो ये हो गया 3x ईयर्स, ठीक है, ये हो गई पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में आप देखिए कि एज वाले क्वेश्चन में प्रेजेंट एज के अलावा और कौन सी एज के बारे में बात चल रही, तो आप बोलेंगे अच्छा 5 ईयर के बारे में बात चल रही, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर मतलब 5 साल बाद, और बिफोर एगो 5 ईयर होता तो 5 साल पहले, तो हम लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, ये हेडिंग लिखेंगे हम, है ना। अब फिर वही किस किस की एज निकालेंगे, सालील की, अब ये एज कौन सी आ रही, 5 साल बाद। अब आप देखें कोई सालील पहले एक्स ईयर का था, तो अब हो जाएगा 5 साल बाद 5 प्लस एक्स ईयर का, है ना, क्योंकि आफ्टर है, आफ्टर है मतलब एज बढ़ेगी, जैसे आज मेरी एज प्रेजेंट में 10 ईयर है, तो अगर 5 साल बाद देखूंगा तो 10 प्लस 5 15 ईयर होगी, और अगर एगो का पूछता तो 10 माइनस 5 होती, है ना। हमें ये दोनों बातों का ध्यान रखना है। चलिए अब सालील मदर की भी एज निकालेंगे हम 5 ईयर बाद, सालील मदर एज, मदर एज, तो आप देखेंगे सालील की मदर की एज पहले 3x थी, तो अब 5 ईयर बाद क्या हो जाएगी 3x प्लस 5 ईयर, ठीक है। अब लिखते हैं, अब दोनों एज का काम हो गया है, और कोई एज नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, देखिए प्रेजेंट एज जो कि हमेशा दी रहती है, और मानना ही है नहीं भी दी हो तो हम प्रेजेंट के एज के बिहाफ पे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और एक एज दी थी 5 ईयर वाली, बस, और कोई एज नहीं दी है तो अब हम और कोई सी एज नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप देखें कि अब रिलेशन बनाने के लिए कुछ दिया होगा, उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल एड अप टू 70 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर अगर हम उनकी एज का सम करेंगे, है ना, वो कितना होगा 70 ईयर्स, तो आप बोलेंगे आफ्टर 5 ईयर ये है दोनों की एज, इनका सम मतलब 3x प्लस 5 प्लस का x प्लस 5, इन दोनों का जो सम है वो 70 ईयर है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, 3x प्लस एक्स हो गया 4x, और 5 प्लस 5 हो गया 10 इक्वल्स टू 70, 4x एज इट इज, 10 उस साइड गया तो सब्ट्रैक्ट हो गया, 4x इक्वल्स टू 60, 4 से डिवाइड किया 60 को, ये उस साइड के डिवाइड हो गया और आंसर आ गया 15, इसका मतलब है x जो आया वो 15 ईयर आया, ईयर जरूर लिखें क्योंकि हम एज में बात कर रहे हैं। अब ये जो एज x आई है, ये x एज किसकी है, तो आप बोलेंगे सालील की एज, तो सालील की एज क्या हो गई, है ना 15 ईयर्स, 15 ईयर्स, तो मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर की एज हो जाएगी 75 ईयर्स, 75 ईयर, 3x है ना, 3 का मल्टीप्लाई 15 इंटू 3 75, गलत, 15 इंटू 3 45, है ना, ये गलती नहीं करना, सॉरी, 15 इंटू 3 45। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63, है ना, द रेशो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5, है ना। अब दो इंटीजर हैं, अब उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनका जो रेशो दिया है वो 2/5 दिया है, 2:5 दिया है, तो लेट रिक्वायर्ड 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 इंटीजर बी, क्या होंगे रिक्वायर्ड इंटीजर 2x एंड 5x, ये 2x और 5x क्यों लेते हैं, कभी भी आपको रेशो दिया है, मैंने बोला a अपॉन बी का रेशो जो दिया है 2/5 है, तो बताइए a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू 2 नहीं होगी, हम उसके साथ एक x लगाते हैं, कोई भी कांस्टेंट लगा दें, कोई भी वेरिएबल k 5 है ना, k p कुछ भी लगा सकते हैं आप, तो b की वैल्यू क्या हो गई 5x। अगर मैंने बोला आपसे p और q का जो रेशो है 5:6 है, तो मैं पूछूंगा आपसे p की वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे 5x, और q की वैल्यू बोलेंगे 6x, कुछ भी लगा दें आप, 5x नहीं लगाना तो 5k लगा दें, है ना 6k, लेकिन दोनों के साथ सेम वेरिएबल लगाएं, ठीक है। चलिए ये लिखने का तरीका होता है, रेशो को ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट करने का ये एक तरीका होता है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा तभी हमारी वैल्यू निकल पाएगी, है ना, x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन देयर पॉजिटिव इंटीजर इज 60, तो हम 63, तो हम बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटीजर इक्वल्स टू 63।
चलिए अब डिफरेंस बिटवीन इंटीजर, डिफरेंस मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, तो हमने फर्स्ट इंटीजर में से सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5x माइनस 2x है ना, इक्वल टू 63। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे 2x माइनस 5x क्यों नहीं किया, तो देखिए सामने 63 है, वो पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, तो मैं बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करूंगा। याद रखें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन पे ध्यान रखना है। 5x में से 2x सब्ट्रैक्ट करा तो हो गया 3x इक्वल टू 63, x की वैल्यू आ गई 63/3, कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आ गया 21। यहाँ पे ईयर नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एज के बारे में बात नहीं चल रही, इंटीजर के बारे में बात चल रही, नंबर के, और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। तो x की वैल्यू आ गई 21, देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीजर बी, पहला इंटीजर था 2x, दो की हो गया 2, x की वैल्यू 21 दैट इज 42, और नेक्स्ट इंटीजर था 5x, तो हो गया 2 इंटू 21 सॉरी 5 इंटू 21, जो कि आंसर आ गया 105। ठीक है, चलिए दोनों इंटीजर आ गए, आसान क्वेश्चन था। क्या सीखा हमने इस क्वेश्चन से, कभी भी हमें अगर रेशो दिया है तो हम ओरिजिनल नंबर कैसे लिखेंगे, 2x एंड 5x। ठीक है, याद रखें, यही इसमें सबसे अच्छी चीज थी सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रूबी हैज 3 टाइम्स एस मनी 2 रुपीज कॉइन एस सी हैव 5 रुपीज कॉइन। ओके, रूबी एक लड़की है जिसके पास जो 5 रुपीज कॉइन है वो उससे 3 गुना ज़्यादा, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना ज़्यादा 2 रुपीज़ के कॉइन है। ठीक है, इफ़ सी हैड टोटल 88 रुपीज़, तो अगर वो उन सभी कॉइन्स का पैसों का सम करेगी तो उसके पास 88 रुपीज़ होंगे। तो हमसे पूछा गया हाउ मैनी कॉइन डज सी हैव ऑफ ईच टाइप, उसके पास ईच टाइप के कितने कॉइन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, पहले हमें कुछ मानना रहता है क्वेश्चन में। तो लेट रूबी हैज़ 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन को क्या मान लूँ मैं, रुपीज़ कॉइन इक्वल्स टू एक्स, है ना, एक्स की कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि नंबर रुपीज़ 5 रुपीज़ कॉइन, रूबी हैज़ 5 रुपीज़ कॉइन, तो 5 रुपीज़ कॉइन का मतलब है कि उसके पास 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं, 5, 10, 15, तो उनकी कोई यूनिट नहीं होती। अच्छा 5 रुपीज़ कॉइन को क्यों एक्स माना, 2 रुपीज़ कॉइन को क्यों नहीं माना, तो क्योंकि 2 रुपीज़ कॉइन 3 टाइम्स है किसके, 5 रुपीज़ कॉइन के। तो जिस चीज़ पे कोई चीज़ डिपेंड कर रही होती है ना उसको एक्स मानना है। जैसे आप देखेंगे कि 2 रुपीज़ कॉइन जो है वो डिपेंड कर रहे हैं 5 रुपीज़ कॉइन पे, क्यों, क्योंकि जो भी 5 रुपीज़ कॉइन होंगे, जैसे सपोज करिए 5 रुपीज़ कॉइन है उसके पास 10, तो 2 रुपीज़ कॉइन क्या होंगे उसके 3 टाइम्स, तो 2 रुपीज़ कॉइन हो जाएंगे 3 टाइम्स मतलब 10 का 3 टाइम्स 30। तो इसका मतलब है कि 2 रुपीज़ के जो कॉइन है वो डिपेंड कर रहे हैं 5 रुपीज़ कॉइन पे, तो हमें 5 रुपीज़ कॉइन को एक्स मानना चाहिए ना कि 2 रुपीज़ कॉइन को। ठीक है, फिर हम लिखेंगे रूबी हैज़ 2 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन, तो कितने होंगे 3x, है ना, 3 गुना। चलिए ये तो होगा नंबर ऑफ कॉइन्स कि उसके पास 3x कॉइन है, x कॉइन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दी हुई है वो अमाउंट दिया है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन की क्या वैल्यू होगी, तो आप बोलेंगे 5 इंटू एक्स। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जैसे सपोज करिए मेरे पास 5 रुपीज़ के 3 कॉइन है, कितने कॉइन है, 3 कॉइन है, तो मैं पूछूँ आपसे मेरे पास टोटल पैसे कितने हुए, तो आप बोलेंगे एक 5 रुपीज़ का कॉइन है और है 3, तो 5 इंटू 3, तो आंसर आ गया 15 रुपीज़ है आपके पास। इसी तरीके से 5 रुपीज़ के कॉइन है इसलिए 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, और कितने हैं, एक्स है, तो 5x। ठीक है, कई बार हमें वेरिएबल में सोचने में दिक्कत होती है, जैसे मैंने आपको नंबर में दिया तो आपने आसानी से सोच लिया, जैसे यहाँ 3 है वैसे यहाँ पे x है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे वैल्यू ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ के कॉइन की क्या वैल्यू रहेगी, तो मैं बोलूँगा 2 रुपीज़ का कॉइन है तो 2 इंटू, और कितने कॉइन है 3x। जैसे मेरे पास अगर 2 रुपीज़ के 6 कॉइन है, 2 रुपीज़ के, तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितना होगा 2 इंटू 6 मतलब 12 रुपीज़। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे करा कि अभी मेरे पास 2 रुपीज़ के कितने कॉइन है 3x। चलिए सॉल्व करेंगे तो हो गया 6x। अब देखिए टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लाइन जरूर लिखें जो मैं लिख रहा हूँ, है ना, इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये रिलेशन क्वेश्चन देगा आपको हमेशा कि टोटल वैल्यू इक्वल्स टू दिया हुआ है 88, है ना, 88। अब देखिए मैं आपको एक गलती बताऊं,
है ना। यहाँ पे एक छोटी सी गलती ये हुई है कि रुपीस का साइन अब चेंज हो गया है, तो रुपीस का साइन क्या हो गया है, ये वाला। तो हमें ये यूज़ करना चाहिए, पहले ये वाला यूज़ था, है ना, RS, तो हम वही अब आदत बन चुकी है, लेकिन अब जो नया रुपीस का सिंबल हो गया है वो ये हो गया, तो हमें यही यूज़ करना चाहिए, है ना, क्योंकि अब चेंज हो गए हैं। चलिए, टोटल वैल्यू है 88, और हमारे अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू क्या हुई, 5x और 6x, मतलब 5x प्लस 6x। ये हमेशा रिलेशन जरूरी बनेगा, बनाना ही पड़ेगा हमें, तभी हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। और सॉल्व करा तो 11x इक्वल टू 88, 11 से 88 कैंसिल आउट हुआ 8 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 8। अब ये जो x आया है ये क्या आया है, रूबी के पास कितने 5 रुपीज़ के कॉइन है, तो कितने हो गए x, मतलब 8, 8 कॉइन है उसके पास, कितने के, 5 रुपीज़ के। और 2 रुपीज़ के कितने कॉइन है, 3x, मतलब 8 इंटू 3, मतलब 24 कॉइन, है ना। तभी उसके पास टोटल सम कितना आएगा, 88। आप चेक कर सकते हैं, सपोज करिए उसके पास, अब अपने निकाल ही लिया है, 8 कॉइन कितने के हैं, 5 रुपीज़ के, तो 8 इंटू 5, ठीक है। और 24 कॉइन कितने रुपीज़ के हैं, 2 रुपीज़ के, तो 24 इंटू 2, तो इधर से हो गए 40 रुपीज़, जो 5 के कॉइन से हो गए, और इससे हो गए 48। ओवरऑल सम करेंगे तो 88 रुपीज़ हैं उसके पास। देखिए 88 ही क्वेश्चन में दिया था, तो हम ऐसे चेक भी कर सकते हैं, है ना, ये चेक भी हो जाता है हमसे। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें। अ फार्मर कट 300 फीट, मतलब 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। हाउ लॉन्ग द 2 पीस। अच्छा, ये क्या है, फेंस का मतलब होता है कि जो तार होते हैं, है ना, जो हमारा खेत रहता है, यहाँ पे जो हम किसान केस फार्मिंग करते हैं, उसके बाउंड्री पे हम एक फेंसिंग करते हैं, ताकि जो जानवर हैं वो हमारी फसल को ख़राब ना करें, ठीक है। अब जो फेंसिंग है, वो जो तार है हमारा, वो 300 फीट का है। कितने फीट का है, 300 फीट का, है ना। और इसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक लॉन्गर पीस में और एक शॉर्टर पीस में। अब जो लॉन्गर पीस होगा, जो इसका लॉन्गर पार्ट होगा 300 फीट का, है ना, वो शॉर्टर पीस जो होगा, छोटा वाला हिस्सा जो होगा, उसके 4 टाइम्स है, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्वेश्चन में हम कंसीडर करते हैं, एक्स मानना पड़ेगा हमें, ये तो हमने समझ लिया। चलिए, क्या लिखूंगा, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस इक्वल्स टू एक्स, एक्स फीट, क्या मानेंगे, फीट, ना मीटर ना सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट किस में दी हुई है, फीट में, तो हमें भी फीट में मानना चाहिए, जो फीट में ही काउंट करे जाते हैं, है ना। जैसे अपना जो अपना ग्राउंड रहता है, या अपना घर का जो प्लॉट रहता है, उसको भी फीट में ही काउंट किया जाता है ना। प्लॉट को भी, प्लॉट साइज किस में नापा जाता है, फीट में, जैसे 20 फीट बाय 30 फीट, ठीक है, इस तरीके से। तो जो फेंसिंग के लिए भी तार यूज किया जाता है, वो हम फीट में नापते हैं। अच्छा, शॉर्टर को क्यों आपने एक्स माना, लॉन्गर को क्यों नहीं माना, क्योंकि जो लॉन्गर है, आप ध्यान से देखें, जो लॉन्गर पीस है वो क्या है, 4 टाइम्स है किसके, शॉर्टर के। तो लॉन्गर किस पे डिपेंड कर रहा है, शॉर्टर पे, मतलब छोटे वाले पे। तो छोटे वाले को हमें एक्स मानना चाहिए, तो लॉन्गर अपने आप 4 टाइम्स है, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इसलिए जिस चीज़ पे डिपेंडेंसी है दूसरी चीज़ की, उसको एक्स माने। चलिए, देयरफॉर जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस, वो हो जाएगी आपकी 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब होता है 4 का मल्टीप्लाई, है ना, 4x फीट हो गई, ठीक है। जब भी टाइम्स वर्ड आ जाए, इसका मतलब मल्टीप्लाई होना है। चलिए, अब उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें इक्वेशन बनाना है, क्योंकि वैल्यू निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, कि दोनों का जो सम है, शॉर्टर और लॉन्गर का, वो दी हुई है 300 फीट, तो टोटल लेंथ कितनी दी हुई है हमें, 300 फीट। और हमारे हिसाब से टोटल लेंथ क्या आ रही है, शॉर्टर और लॉन्गर को मिलाएंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी हमारे पास बायर की, है ना। तो आ जाएगी x प्लस 4x इक्वल्स टू 300। सॉल्व करेंगे, 5x इक्वल्स टू 300, 5 से कैंसिल आउट करेंगे 300 को 60 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 60 फीट। डन। तो ये जो x आई है वो कौन सी साइड आ गई मेरी, कौन सा पीस आ गया, शॉर्टर पीस, किसका, फेंसिंग का, फेंसिंग मतलब तार। देयरफॉर जो लॉन्गर पीस होगा वो कितना है, 4 टाइम्स, मतलब 4x को होगा कितना, 4 इंटू 60, दैट इज 240 फीट। ये आ गया मेरा लॉन्गर पीस। अब आप बताइए,
अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, लॉन्गर और शॉर्टर को, है ना, तो आप देखेंगे कि 60 प्लस 240 कितना आ जाएगा, 300 फीट। और ये देखिए 300 फीट ही था आपकी टोटल लेंथ, इसका मतलब आपने सही किया है ना। और ये आपने कौन सी, ये 300 फीट क्या है, तो आप जो फेंसिंग करते हैं बाउंड्री पे, ये है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये है 300 फीट। इसको आपने दो पार्ट में डिवाइड किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, इट्स पैरामीटर इज 24, डायमेंशन बताना है रेक्टेंगल की। अब देखिए रेक्टेंगल में हमें मालूम है कि ये रेक्टेंगल होता है, इसे हम लेंथ बोलते हैं और इसे हम ब्रेथ बोलते हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, है ना, और मोर देन, 3 मोर देन, जहाँ वर्ब यूज आ जाए वर्ड मोर, है ना, तो वहाँ पे समझ जाए आप +3 करना है ना। मोर, जैसे मेरी एज आपसे 3 साल ज़्यादा है, मोर है, तो मैं +3 कर दूंगा। और 3 टाइम्स है तो इसका मतलब है 3 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये आप याद रखें। और अगर लेस होता तो यहाँ -3 करते, ठीक है। तो अब बताइए कि लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, ब्रेथ पे। तो विड्थ को क्या मानूंगा मैं, x। ये क्वेश्चन में हमें सीखना पड़ेगा कि हमें x किसको मानना है। लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू x, है ना। और यूनिट जरूर लिखें, आधा मार्क्स आपका यूनिट ना लिखने के कारण कट जाएगा। आप देखिए पैरामीटर की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो लेंथ की भी वही यूनिट होती है, लेंथ और ब्रेथ की, तो सेंटीमीटर। अच्छा, अभी भी आपको नहीं अगर प्रॉब्लम है कि किसको x मानना है, तो आप याद रखें जो भी बाद में क्वांटिटी देती है ना, जैसे लेंथ है, बाद में क्या लिखा हुआ है, विड्थ, तो विड्थ को x माने, क्योंकि लेंथ को पहले लिखने का कारण ये है कि लेंथ का कंपैरिजन वो विड्थ से कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने लेंथ को पहले लिखा है ना। ज़्यादातर यही होता है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो आप बोलेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगी। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, ट्वाइस भी हो रही है और 3 मोर भी है। ट्वाइस और 3 मोर का मतलब है कि पहले क्या करें, ट्वाइस करें कि 3 मोर करें, है ना। ट्वाइस मतलब इंटू 2 और थ्राइस मतलब है 3 मोर मतलब +3, तो पहले हमेशा इंटू होता है, तो 2x और फिर 3 ऐड करें, ठीक है। अगर कभी भी इंटू, हाँ एक ही इंटू 2 करना था ट्वाइस मतलब, और +3 करना था या -3 करना हो, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं। पहले ऐड करके मल्टीप्लाई ना करें, गलत हो जाएगा। जैसे आपने x +3 कर देते और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते, ये गलत हो जाता, है ना। याद रखिए पहले मल्टीप्लाई देन ऐड या सब्ट्रैक्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में रिलेशन बनाने के लिए क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है 24 सेंटीमीटर। अब आप बताइए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर मतलब ये सम ऑफ बाउंड्रीज, है ना, सम ऑफ बाउंड्रीज को पेरीमीटर बोलते हैं। तो वो होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अब 2 एज इट इज, लेंथ मेरे पास है x सेंटीमीटर, ब्रेथ है मेरे पास 2x प्लस, x सेंटीमीटर नहीं लिख रहा, सिर्फ x लिख देता हूँ, है ना। 2x प्लस 3, ब्रेथ है मेरे पास 2x प्लस 3 इक्वल टू 24। ये 2 24 को कैंसिल आउट करेगा कितने टाइम्स, 12 टाइम्स, या उस साइड डिवाइड में चला गया, कैसे भी आप बोल सकते हैं। अंदर आप ऐड कर लें, x प्लस 2x हो गया 3x, और प्लस का 3 एज इट इज इक्वल टू में 12। अब ये 3 उस साइड सब्ट्रैक्शन में जाएगा, तो हो गया 12 माइनस 3 दैट इज 9। अब ये 3 9 को कैंसिल आउट करेगा 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 3। और ये x क्या माना था मैंने, विड्थ, देयरफॉर विड्थ जो आ गई रेक्टेंगल की, विड्थ आ गई है मेरी 3 सेंटीमीटर, यूनिट लिखें। और जो लेंथ है वो क्या आ गई, लेंथ थी आपकी 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब x की जगह आप 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 3, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 प्लस 3, तो आंसर आ गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया, डन। ये आपका पेरीमीटर आ गया और ये डायमेंशन आ गई। इसका मतलब है ये आपकी 9 यूनिट है और ये आपकी कितनी है, ब्रेथ 3, है ना। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए अगर ये 9 है और ये 3 है तो ये भी 9 है, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और ये भी क्या है 3। अब सबका सम करिए, तो आप बोलेंगे 9 प्लस 3 12, और प्लस 9 21 और प्लस 3 24, ये तो 24 आ गया पेरीमीटर। और पेरीमीटर दिया कितना था क्वेश्चन में भी, 24। इसका मतलब जो आपने निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है।
और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज हो जाती है ख़त्म। छोटी एक्सरसाइज थी लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे, है ना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उनका रिप्लाई जल्द से जल्द करूँगा। थैंक यू।